से कोयला निष्कासन। सबसे पहले हम पटसन उद्योग की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में मुक्त व्यापार, समुद्री जहाजों के आवागमन की सुविधा तथा भाड़ा शुल्क में गिरावट के कारण विभिन्न देशों के बीच आयात निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई। अतः माल को बाहर भेजने के लिए बंडल बांधने की सहायक सामग्री के रूप में बंगाल में उपलब्ध पटसन अत्यंत उपयोगी थी। अतः स्कॉटलैंड के व्यापारियों ने इस उद्योग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस उद्योग की एक विशेषता ये भी थी कि बहुत थोड़े क्षेत्रफल में ही यह केंद्रित था। हुगली नदी के किनारे तक ही ये सीमित था और हुगली नदी के 96 किलोमीटर के लंबाव में ये पूरा सीमित था। सबसे पहले 1855 में पहली पटसन जो मिल थी उस चालू हुई। इस मिल के बढ़ते हुए लाभ को देखकर पटसन मिलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। एक प्रकार से संपूर्ण विश्व में पटसन उद्योग का एकाधिकार स्थापित हो गया। मिल मालिकों ने इन एकाधिकार का लाभ उठाया। जब इन मिलों में उत्पादन अधिक और लाभ कम होने लगा तब उन्होंने उत्पादन को मांग में कम रखकर अपने लाभ को बढ़ाया। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन के माध्यम से नई मिलों से संभावित प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मिल मालिकों को अधिक लाभ होते हुए भी पटसन की खेती करने वाले किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मिल मालिक कम कीमत देकर कच्चा पटसन खरीद लेते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापारिक और औद्योगिक उतार चढ़ाव से पटसन उद्योग अप्रभावित रहा। बाद में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि मजदूरों के वेतन में कटौती करके किसानों को कच्चे पटसन की कम कीमत देकर तथा उत्पादन घटाकर लाभांश को बनाए रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटसन मिलें तो भारत में रह गई, किंतु पटसन उत्पादन का 81% भाग पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसमें चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मिल मालिकों ने मिलों के नवीनीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया और सदैव उत्पादन कम करने में रुचि ली। पटसन उद्योग के विदेशी मालिकों ने उद्योग का ढांचा अत्यधिक दुर्बल बनाए रखा, जिसका पूरा ज्ञान तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हो सका। फिर भी विदेशी व्यापारियों ने पटसन उद्योग का एक आधारभूत ढांचा अवश्य तैयार कर दिया था। नेक्स्ट है कपास उद्योग। 1850-70 के आसपास मध्य भारत के विभिन्न भागों में बिनौला निकालने तथा घाटों में रुई भरने के लिए कुछ जीनिंग और प्रेसिंग कारखाने खोले गए, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से इसे औद्योगिकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये उद्योग अवश्य थे, लेकिन ये कच्चे माल को निर्यात के लिए व्यवस्थित रूप देते थे। उसे उत्पादित वस्तुओं में नहीं बदला जाता था। उत्पादित वस्तुओं में बदलने का काम इंग्लैंड में होता था। अतः ये उद्योग भारतीय आर्थिक स्थिति को औपनिवेशिक बनाए रखने में सहायक हुए। फिर भी 1851 से 54 के मध्य भारत में कपास उद्योग के सहारे बम्बई व अहमदाबाद में कपड़ा मिलें स्थापित हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कपास उद्योग का काफी विस्तार हुआ, क्योंकि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के कारण भारतीय कपड़ा मिलें तेजी से काम करने लगी, जिन्हें कच्चे माल की पूर्ति यह कपास उद्योग ही कर रहा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कपड़ा उद्योग। 18वीं शताब्दी में भारत में कपड़ा और कुटीर उद्योग विशेष रूप से विकसित था, किंतु 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते यह कुटीर उद्योग ब्रिटिश प्रशासकों की नीति का शिकार हो गया और अब मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ा भारत में आयात होने लगा तथा भारत से रुई का निर्यात किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कपड़ा मिलों का विकास प्रारंभ हुआ। पटसन उद्योग से विपरीत इस उद्योग में पूंजी विनिमय तथा नेतृत्व भारतीयों के पास में रहा। 1851 से 54 के मध्य बम्बई और अहमदाबाद, मुंबई में यह उद्योग प्रारंभ हुआ। भारतीय पूंजी निवेश और नेतृत्व होने के कारण इन्हें सरकारी जो संरक्षण था वो नहीं मिला। 1851-54 के मध्य बम्बई व अहमदाबाद में उद्योग शुरू हुआ और भारतीय पूंजी निवेश और नेतृत्व होने के कारण इसे सरकारी संरक्षण नहीं मिला। फिर भी यह उद्योग विकसित होता रहा। इस उद्योग का केंद्रीकरण मुख्य रूप से तीन जो शहर थे, मुख्य रूप से 3 शहरों में मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में ये हुआ। ये केंद्र कच्चे माल के उत्पादन केंद्रों, आवागमन के साधनों और श्रमिकों की सुविधाजनक उपलब्धियों के साथ जुड़े हुए थे।
पूंजी की सुलभता भी इन व्यापारिक केंद्रों के विकास में सहायक रही और भारत में पूंजी व्यापारिक वर्ग के पास थी, किंतु पूंजी पर निश्चित लाभ का आश्वासन प्राप्त किए बिना व्यापारी पूंजी विनियोग के लिए उत्सुक नहीं थे। अतः मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत मैनेजिंग एजेंट लंबे समय के लिए मील के प्रबंध का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेते थे। मैनेजिंग एजेंट को उचित पारिश्रमिक देकर और उत्पादन अथवा बिक्री पर कमीशन दे दिया जाता था। इस प्रणाली से कपड़ा मिलों की स्थापना को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, लोगों को मिलों के शेयरों में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन करना इन मैनेजिंग एजेंट की मुख्य उपलब्धि थी। किंतु इन मिलों में तकनीकी कुशलता की अपेक्षा व्यवसायिक कुशलता पर अधिक ध्यान दिया जाता था और यही परिणाम हुआ कि इन मिलों को नवीनीकरण नहीं हो सका तथा उत्पादन परंपरावादी ही रहा। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि भारत में कपड़ा मिलों की स्थापना से इंग्लैंड के मिल मालिकों को इस बात का भय हुआ कि भारत में उनके माल की खपत कम हो जाएगी। अतः उन्होंने भारत में लगे आयात करों के विरुद्ध संगठित आवाज उठाई और इसका यह परिणाम रहा कि 1876-84 के मध्य भारत में आने वाले कपड़े पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। फिर भी भारत में कपड़ा मिलों की संख्या तथा उत्पादन में वृद्धि होती रही और आगे चलकर 1923 के अंदर टैरिफ बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन इस टैरिफ बोर्ड ने कपड़ा उद्योग को कोई सहायता या संरक्षण नहीं दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय कपड़ा मिलों को सहायता मिली। इन दोनों उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों की बात करेंगे हम कि विविध उद्योग और कौन कौन से थे। प्रथम विश्व युद्ध तक थल सेना तथा नौसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरों से संबंध कंपनियां उभर कर सामने आई, जिसमें लोहा इस्पात इनकी जरूरत पड़ने लगी, लोहा इस्पात की जरूरत पड़ने लगी, कागज की जरूरत पड़ने लगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ने लगी और इन्हीं सभी आवश्यकताओं ने भारत ने अपनी आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति शुरू कर दी। यद्यपि भारतीय उद्योग एवं पूंजी पर ब्रिटिश नियंत्रण में कोई कमी नहीं आई थी, फिर भी भारतीयों ने उद्योगों के कामकाज में अधिक भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय जो प्रगति हुई 1924 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा की गई, जब टाटा के प्रबंध के तहत जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हुई। अनेक भारतीयों ने जूट सीमेंट के उद्योगों में कदम रखा और चीनी और कागज के जो कारखाने थे, चीनी और कागज के उद्योग में भी अनेक कंपनियां उभर कर सामने आई। विदेशी आयात में कमी आने से घरेलू बाजार की आवश्यकताएं पूरी करने वाले भारतीय उद्योगपतियों के दायरे का विस्तार हुआ और लेकिन इन उद्योगों को विदेशी पूंजी से प्रतियोगिता करने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अतः इन उद्योगों ने राज्य द्वारा संरक्षण देने की मांग उठाई, लेकिन भारतीय उद्योगपतियों द्वारा संरचनात्मक चुंगी के लिए बार बार की जाने वाली प्रार्थनाओं को ठुकराया जाता रहा। 1924 में जब लोहा तथा इस्पात उद्योग ने संरक्षण के लिए आवेदन किया तो उनकी प्रार्थना को ठुकराते हुए सरकार
सरकार की उद्योग नीतियों ने भारतीय पूंजीपतियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना भरपूर सहयोग दिया। सरकार द्वारा संरक्षण की मांग ठुकराए जाने पर भारतीय पूंजीपति वर्ग ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया। स्वदेशी का नारा भारतीय पूंजीपतियों द्वारा छोड़ा गया पहला राष्ट्रीय गोला था। पूंजीपति वर्ग ने अपने संगठन बनाए और विभिन्न तरीकों से सरकार पर दबाव डाला। इस प्रकार सभी इस जो समस्त विवेचन से हमें ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को महसूस किया गया। यद्यपि विभिन्न चरणों में इस प्रभाव का रूप भिन्न भिन्न रहा, किंतु बुनियादी नीति एक सी ही रही, अर्थात भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का साम्राज्यवादी ब्रिटेन की आवश्यकताओं के अधीन हो जाना। अतः भारत के आर्थिक ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किए गए कि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का पोषण करते रहे, किंतु अंग्रेजों की इन